नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पुर्तगाली और डचों के भारत में आगमन को समझा था। चलिए मित्रों, अब रुक करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्ति भारत में आई, यानी कि अंग्रेज, और देखते हैं कि इनकी कंपनी पहले कैसे आती है भारत में और किस तरह से वो यहाँ पे व्यापार करती है और व्यापार के नाम पर फिर भारत पर अधिकार करती चली जाती। ये देखिए, पहले तो ब्रिटेन की स्थिति देख लीजिए। ये यूरोप में, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि औद्योगिक क्रांति भी यहाँ पर होती है सबसे पहले, और ये बाद में सबसे प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति बनकर भी उभरता है। उसके बहुत से कारणों में से इसकी भौगोलिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। तो ये रहा ब्रिटेन, या जिसे यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। हालांकि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में थोड़ा सा अंतर होता है, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो मिलकर बनता है उस हिस्से को ब्रिटेन बोलते हैं, और इसी में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ लें तो उसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, आपसे वहां पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अंग्रेज भारत कैसे आए, अब इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले 1599 में जॉन मिल्डन हॉल भारत आता है, और ये आता कैसे है? ये जमीनी मार्ग से आता है, जॉन मिल्डन हॉल। और जब ये भारत आता है तब ये देखता है कि यहाँ पर व्यापार की बहुत अनुकूल स्थितियां हैं, और इसे लगता है कि भारत के साथ व्यापार करना ब्रिटेन के बहुत हित में होगा, और इसीलिए ये वापस जाकर लंदन में बिजनेसमैन लोग थे उनके बीच में जाकर ये बात को रखता है। लंदन में जो बिजनेसमैन लोगों का जो समुदाय था उसका एक प्रमुख व्यक्ति लॉर्ड मेयर जिसे बोला जाता था, वो जाता है और महारानी से इस बात को रखता है कि हमें भारत से व्यापार करना बहुत जरूरी है। और उसी दौरान इन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर भी ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका वास्तविक नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा नाम ना बोलना पड़े इसलिए उसे सामान्य भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। ये लोग जब गए महारानी के पास तो महारानी भी इनकी बात के महत्व को समझ गई, और उन्होंने 1600 ईस्वी में एक चार्टर जारी कर दिया था, और जिस चार्टर के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूरब के देशों में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। एक्चुअली वो जो केप ऑफ गुड होप है, जो अगर पूरी भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो केप ऑफ गुड होप के पूरब में, और जो मैगलेन स्ट्रेट जो अर्जेंटीना के पास है उसके पश्चिम में ये पूरा क्षेत्र आ जाता था। तो इसी में देखिए, इसमें भारत भी आ जाएगा, इसमें चाइना भी आ जाएगा, इसमें साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि केप ऑफ गुड होप के पूर्व में इन देशों को व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 में इंडोनेशिया जाती है, भारत नहीं आती है, क्योंकि भारत में उस समय अकबर का राज था और इन्हें लगता था कि अकबर जैसे शक्तिशाली राजा के होते हुए बहुत सहज नहीं रहेगा भारत में व्यापार करना। वहीं दूसरी बात, पुर्तगाली ऐसे अवरोध थे उनके सामने जो भारत में आने के लिए उनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा थे, तो कुछ पुर्तगालियों का भय भी था। लेकिन 1608 में जो ब्रिटेन का राजा था किंग जेम्स अपने एक राजदूत को, विलियम हॉकिंस को, सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजता है। और यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक्चुअली वो भेजता है अकबर के दरबार में, क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी अकबर का शासन है। लेकिन आपको पता होगा 1605 में अकबर मर जाता है, उसके बाद जहांगीर शासक बनता है, तो लेटर जो लेकर आता है वो अकबर के नाम का, यानी कि किंग्स जेम्स का जो लेटर लाता है और जो भेंट के लिए सामग्री लाता है वो अकबर के नाम पर लाता है। लेकिन यहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है जहांगीर से, तो कहा यह जाता है कि जहांगीर उसकी मजेदार बातों से और उसकी लाई गई भेंटों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा भी कि जहांगीर थोड़ा सा रसिया किस्म का व्यक्ति था, रंग राग में उसे बड़ा मजा आता था। आपको पता ही होगा कि भारत में जो मुगलों के समय में पेंटिंग्स बनना शुरू हुई थी उसमें जहांगीर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी चर्चा हम कला संस्कृति वाले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन सिंपल बात यहां ये समझिए कि विलियम हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर से होती है और जहांगीर को लगातार अपनी भेंटों से प्रभावित कर देता है, और यही कारण होता है इस बात से प्रभावित होकर जहांगीर 1609 में एक फरमान जारी करता है कि सूरत में अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। और इसी क्रम में आप देखिएगा जो जहांगीर किंग्स जेम्स को एक पत्र भी लिखता है जिसमें वो कहता है, ये पत्र देखिए, पत्र की कुछ लाइनें थी जिसमें वो कहता है, आई हैव कमांडेड ऑल माई गवर्नर्स एंड कैप्टन्स टू गिव देम फ्रीडम आंसरेबल टू देयर ओन डिजायर्स टू सेल बाय एंड टू ट्रांसपोर्ट इनटू देयर कंट्री एट देयर प्लेजर फॉर कंफर्मेशन ऑफ आवर लव एंड फ्रेंडशिप। आई डिजायर यू मैजेस्टी टू कमांड योर मर्चेंट्स टू ब्रिंग इन देयर शिप्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेरिटीज एंड रिच गुड्स फिट फॉर माई पैलेस। यानी कि देखिए, सामान्य भाषा में वो ये कहना चाह रहा है, पहले तो आप मेरी फ्रेंडशिप को स्वीकार करिए, जो
चीजें आप मुझे भेज रहे हो भेजते रहिए, और आपके जो भी कैप्टन्स और गवर्नर्स हैं वो यहाँ पर संपूर्ण रूप से फ्री हैं अपनी चीजों को बेचने और खरीदने के लिए। इसी को कहते हैं, राजा के पास जब दूरदृष्टि नहीं होती है तो तात्कालिक भेंटों से प्रभावित हो जाता है। यही आपको ख्याल रखना है। आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको तात्कालिक भेंटों से नहीं एकदम प्रभावित हो जाना है और निर्णय बदल देने हैं, ठीक है। ये गलती आप सीखिए, जहांगीर ने जो गलती की है, इतिहास में जो गलती की है, ये गलती फिर से हम एक भारतीय की तरह ना दोहराएं, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। चलिए विषयांतर हो जाएगा। मुद्दा ये था कि 1609 में जहांगीर ने फरमान जारी करके सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन हुआ ये कि उस समय फैक्ट्री खोल नहीं पाए क्योंकि पुर्तगालियों का भी पर्याप्त इन्फ्लुएंस मुगलों के यहाँ था और पुर्तगालियों ने कान भर दिए जहांगीर के। और फिर कुछ समय के लिए, और पुर्तगाली तब तक तो एक महत्वपूर्ण शक्ति थे ही भारतीय तटों पर, जो मुगलों के व्यापारिक जहाजों को भी सुरक्षा प्रदान करते थे अरब सागर में। तो ऐसे में जहांगीर ने उनकी बात मान ली थी और सूरत में बनने वाली फैक्ट्री का निर्माण रुकवा दिया। लेकिन हुआ कि उसी समय घटना ये घटती है कि 1611 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं। तो ऐसे में जहांगीर को लगता है कि हाँ, इन अंग्रेजों में भी कुछ बात है, और इसीलिए 1613 में वो पुनः फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे देता है सूरत में। तो एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कुछ कहीं कहीं लिखा है कि मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनी थी, कहीं कहीं लिखा है सूरत में पहली फैक्ट्री बनी थी। तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। हुआ क्या था कि 1609 में फैक्ट्री बनना सूरत में शुरू हो गई थी, लेकिन वो बनी नहीं थी। फिर उसी दौरान 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई तो थी अंग्रेजों ने। आपको पता होगा मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पर पड़ता है, और ये जो दो बंदरगाह थे, वो सूरत पश्चिमी तट पर और मसूलीपट्टनम पूर्वी तट पर, बड़े महत्वपूर्ण बंदरगाह माने जाते थे। तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 में एक फैक्ट्री बनाई तो थी, लेकिन वो अस्थायी स्वरूप की थी। इसीलिए जो पहली स्थायी फैक्ट्री वो बनती है, वो बाद में 1613 में बनती है जाकर सूरत में। तो कुल मिला के घटना ये घट रही थी कि यहां अंग्रेज आते हैं और धीरे धीरे पुर्तगाली कमजोर हो रहे होते हैं। उसके कारण थे कि वो पुर्तगाली अंग्रेजों से तो हार ही रहे थे, वो डचों से भी लगातार हार रहे थे। इसकी चर्चा अभी हम आगे के लेक्चर में करेंगे भी। कुल मिला के स्थिति ये बनती है कि 1700 तक आते आते अंग्रेजों के हाथ में 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कलकत्ता आ जाते हैं, और तीनों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जहां तक मद्रास की बात है तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास को पट्टे पे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे फिर कभी वापस ही नहीं किया। और वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रसिद्ध अपना किलाबंदी कोठी जो बनाई थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसे कहा जाता है। वहीं अगर हम बंबई की बात करें तो इसकी हम चर्चा कर भी आए हैं कि 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बंबई मिला था, और इसी बंबई को चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक के मामूली किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो कभी कभार प्रश्न ये पूछा जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिला था, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आपके दिमाग में ये रहता है, या फिर आप पढ़े ये रहते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा। नहीं, पुर्तगालियों ने पहले इसे चार्ल्स द्वितीय को दिया था, और चार्ल्स द्वितीय ने इसे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और जहां तक कलकत्ता पर अधिकार की बात की जाए तो हुआ ये था, ये भी बड़ी इंटरेस्ट स्टोरी है। सबसे पहले 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटने की कोशिश की थी। उस समय औरंगजेब ने उसे वहां से भगा दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज हाथ पांव जोड़ते हुए पहुंच गए। याद करिए, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि अंग्रेज किस रणनीति से चल रहे थे। पहले आप युद्ध करेंगे, हार जाएंगे तो बहाना बनाने लगेंगे, हाथ जोड़ने लगेंगे, संधि करने लगेंगे। तो अपनी उसी रणनीति के आधार पे हाथ पांव जोड़ने लगे। तो घटना ये घटी कि 1690 में सूतानाती एक जगह थी, वहां पे जॉब चारनॉक को एक कोठी बनाने की अनुमति मिल गई थी। बाद में बंगाल का एक सूबेदार बनता अजीमुशान 1698 में, वो वही सूतानाती के आसपास के 2 और इलाके थे, कलिकाता और गोविंदपुर। उन तीनों गांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे देता है, और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर बाद में कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है, और उसी को 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया जाता है। और बाद में बंबई और मद्रास को प्रेसिडेंसी शहर बना दिया जाता है, और आज ये चारों, इसमें दिल्ली भी शामिल है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं। तो ये घटना हो जाती है 1700 तक। उसके बाद एक और घटना घटती है जो 1717 में फरुखसियर फरमान दे देता है अंग्रेजों को। उसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि ये जो 1717 में फरमान देता है फरुखसियर, वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि
इसके माध्यम से कंपनी को बिना शुल्क बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। हालांकि बदले में 30,000 रुपए की एक वार्षिक राशि देने की बात कही गई थी। वहीं बंबई में जो सिक्के ढाले जा रहे थे, जो सिक्कों को मिंट किया जा रहा था, उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान कर दी गई थी। ये दो बातें इस फरमान द्वारा की गई थी। ये बहुत खतरनाक बात थी, क्योंकि इससे फिर अंग्रेजों को एक तरह से अपनी व्यापार और अपने सिक्कों को चलाने का जो वैधानिक आधार मिल गया। अब उनके पीछे एक तरह से मुगल शक्ति का भी बैकअप था। उनकी अपनी शक्ति तो थी, साथ में मुगल शक्ति का भी बैकअप हो जाने से अंग्रेजों के लिए आगे का रास्ता बहुत आसान होगा। और देखिएगा बाद में यही समस्या होगी कि मुगल सम्राट इन्हें ये अनुमति दे देता और बाद में बंगाल के जो नवाब थे उन्हें इस बात से तनाव होने लगता है, और यही बाद में प्लासी के युद्ध का कारण भी बनेगा। उसे हम आगे समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि 1700 तक आते आते और 1720 तक आते आते अंग्रेजों की स्थिति और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। अब चलते हैं अगली महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्ति की तरफ, यानी कि फ्रांसीसियों की तरफ। पहले तो देख लेते हैं मैप में फ्रांस कहां पर है, ये देखिए, और ब्रिटेन के पास देखिए, ब्रिटेन के पास है। और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हमेशा से राइवलरी चलती रही थी, और ये भारत में भी देखेंगे। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों के बीच में जो आपसी संघर्ष होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष होता है, जो अंतिम लड़ाई यहाँ पे श्रेष्ठता की होती है भारत में, वो वस्तुतः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही होती है। तो कुल मिला के अंग्रेज या फ्रांसीसी कंपनी भारत में कुछ बाद में आती है। 1664 में तो इनके यहाँ कंपनी बनती है जिसे द कैम्पनीज देश इंडीज ओरिएंटलीज कहा जाता है। लुई 14वां का एक वित्त मंत्री था कोलबर्ट, उसने इस कंपनी की स्थापना की थी। 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी फ्रेंच कंपनी द्वारा, और 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। जो फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ था कि पौंडीचेरी को 1674 में, ये पौंडीचेरी पर 1674 में अपनी पोस्ट बना लेते हैं, और चंद्रनगर पोस्ट 1690 में स्थापित करते हैं। और इन दोनों पोस्टों को बनाने के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति मजबूत हुई थी। और साथ में अगर इसमें और जोड़ दें कि 1721 में मॉरिशस पे कब्जा कर लेता फ्रांस, और इस तरह से हिंद महासागर में यह भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बनता चला जाता है। अब देखिए होगा क्या, उस समय तक पुर्तगाली लगभग बाहर हो चुके होते हैं रेस में। डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी रह जाते हैं मुख्य लड़ाई में। हमने पहले बात भी की थी कि जब 1759 में अंग्रेज बेदड़ा में हरा देते हैं डच को, तो अंतिम दो शक्तियां जो बचती हैं वो अंग्रेज और फ्रांसीसी ही बचती हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हाँ, बात यहां थी कि पौंडीचेरी और चंद्रनगर पोस्ट को स्थापित करते हैं और मॉरिशस पे 1721 में कब्जा करते हैं। लेकिन असली जो फ्रांसीसी शक्ति हम देखने को मिलता है वो 1742 के बाद देखने को मिलता है, जब लॉर्ड डुप्ले को पुडुचेरी का गवर्नर बनाया जाता है। और वहीं से कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखना शुरू होती है। जो कंपनी पहले से व्यापार करने के लिए भारत आई थी, वो भारत में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति भी अपनाने लगती है, और यही बाद में संघर्ष का कारण बनता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो यहां तक हमने कंपनियों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की। अब एक कंपनी और बच रही है, डेन्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने जिन महत्वपूर्ण कंपनीज या देशों, यूरोपीय शक्तियों की बात की थी, वे भारत में कब आते हैं और यहां पर वो पहली फैक्ट्री कब बनाते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पुर्तगाली, जो 1498 में आते हैं, कोचीन में 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। ये देखिए कोचीन यहां पर है। दूसरी यूरोपीय शक्ति की बात की जाए तो डच हैं, जो 1605 में आते हैं और मसूलीपट्टनम में 1605 में ही फैक्ट्री बनाते हैं। अगर तीसरी शक्ति की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स थे, जो 1608 में आते हैं, तो सूरत में 1609 में बनाते हैं, अथवा इसे कहीं कहीं 1613 भी कहते हैं, क्योंकि बन के तैयार वो 1613 में होती है। और अगर हम अंतिम शक्ति की बात करें तो ये थे फ्रांसीसी, ये भी 1664 में आते हैं और ये 1668 में सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों की एक खास बात ये थी कि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी शुरुआती फैक्ट्रियां सूरत और मसूलीपट्टनम में बनाई थी, और फ्रांसीसियों ने भी सूरत और मसूलीपट्टनम में ही पहली फैक्ट्रियां बनाई थी। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा डेन्स को भी देख लेते हैं। भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहे थे, लेकिन चूंकि भारत आए थे तो थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुई थी 1616 में हुई थी, और इन्होंने जो पहला कारखाना बनाया था त्रेंकोबर तमिलनाडु पर बनाया था, जो भारत के पूर्वी तट पर है। और जो इनका मुख्य व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, सेरामपुर एक जगह है कलकत्ता के नजदीक, वही इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था।
और 1854 में आकर ये अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश सरकार को बेच के चली जाती है और इस तरह से उनका भारत से प्रत्यावर्तन हो जाता है, यानी रिट्रीवल हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि अगर हम कंपनी बनाने का क्रम देखेंगे तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले बनाई, फिर ब्रिटिशर्स ने बनाई, फिर डच ने बनाई, फिर डेन ने बनाई और फिर फ्रांसीसियों ने बनाई। ये है क्रम, इसकी हम चर्चा कर आए हैं, बस आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न कई बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो पूछा जाता है, लेकिन हाँ यूपीएससी में भी ये क्रम जानना हमेशा हमें जरूरी है। तो कंपनी बनने का क्रम हमने देखा और जो फैक्ट्री खुलने का क्रम था वो ऐसा था कि पुर्तगाली ने सबसे पहले खोली, फिर डच ने खोली, फिर अंग्रेजों ने खोली, फिर डेन ने और फिर फ्रांसीसी ने। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें ताकि ज्ञान की धारा रुकने ना पाए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद।